हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हम लोगों ने उसमें क्या कवर किया था? आपका इंश्योरेंस सेक्टर हम लोगों ने शुरुआत की थी और इंश्योरेंस सेक्टर में काफी कुछ हम लोगों ने जो है वो कवर भी कर लिया था ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने इंश्योरेंस में कि इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की कौन कौन से आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया में मौजूद है, चाहे वो आपके जनरल इंश्योरेंस से हो चाहे वो आपके लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि आईडीआर है आपका क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। कुछ एक दो टॉपिक बचे थे आपके इंश्योरेंस के, इसको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो कि हम लोग कोई यूनिट में कवर नहीं कर पाए, तो उसको भी हम लोग आज की क्लास में कवर करके इस यूनिट को आज वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रिस्क, यानी कि इंश्योरेंस करवाने के ये जो रिस्क होते हैं वो रिस्क ही कौन कौन से तरीकों के आपके होते हैं, या रिस्क कौन कौन तरीकों के आपके हो सकते हैं जिनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो रिस्क है वो क्या है आपका? प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क क्या होता है? तो जहां पर आप मान के चलिए, प्योर रिस्क वो होता है जहां पर या तो लॉस होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन, यानी कि ऐसा टाइप का रिस्क जहां पर सिर्फ पॉसिबिलिटी किसकी है? ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। आपको यहां सिर्फ लॉस ही लॉस हो सकता है, या तो आप लॉस में होगे या तो कोई भी चेंज, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। आपको ना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होने के कोई चांसेस इस रिस्क में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है मान लीजिए अपने सामान का, तो या तो आग लगेगी या तो आग नहीं लगेगी। अगर आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा। और अगर फायर नहीं होगी तो आपको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। आप क्या होगे? सेम ही सिचुएशन, यानी कॉन्स्टेंट सिचुएशन में ही, कॉन्स्टेंट में ही आप जो है वो बने रहोगे। तो इस टाइप के रिस्क को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम प्योर रिस्क। ऐसे ही रिस्क क्या होते हैं, ज्यादातर जो इंश्योरेंस वाले कंपनीज होती हैं इनको ही कवर करने का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, किसको? आपके प्योर रिस्क को। तो ये बात याद रखने की, प्योर रिस्क क्या होते हैं? सिर्फ आपको इनमें लॉस होने की ही पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसी के जस्ट अगर हम मान के चले, अगर आपको प्योर रिस्क समझ आया है तो हम आगे चल रहे हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क के। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जहां पर या तो आपको गेन यानी कि प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस हो सकता है। तो जहां यहां पर प्योर रिस्क में आपके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ लॉस की है, यहाँ पॉसिबिलिटी रिस्क की किसकी है? या तो आपको रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, रिस्क लोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे कोई पर्सन नया बिजनेस शुरू करता है, वो रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या हो सकता है? या तो उस बिजनेस से फायदा होगा या तो उसको नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के रिस्क को क्या कहते हैं हम? इसको हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके स्पेक्यूलेटिव रिस्क, जहां पर आपको फायदा या नुकसान या प्रॉफिट या लॉस दोनों ही तरीके के रिस्क से जो है वो आपको हो सकते हैं। क्लियर हुआ? प्योर रिस्क क्या है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या है? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अब देखो इसमें लिखा हुआ है ना, स्पेक्यूलेटिव रिस्क को इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, ये खुद ही को झेलना पड़ता है, इसमें इंश्योरेंस आपकी कोई मदद जो है वो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क जो है वो आपके इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वो कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क का। नेक्स्ट क्या है आपका? पर्टिकुलर रिस्क। क्या है? पर्टिकुलर। आपको पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? कोई एक सिंगल पर्सन या कोई सिंगल चीज। अब पर्टिकुलर रिस्क क्या, यानी कि ऐसा टाइप का रिस्क जो कि किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक स्मॉल ग्रुप को ही कर रहा है, असर जो है अपना डाल रहा है। यानी कि एक ऐसे टाइप का रिस्क, एक ऐसे टाइप का लॉस जिसका असर सिर्फ या तो एक पर्सन को पड़ेगा या तो कुछ छोटे ग्रुप के पर्सन को, छोटे ग्रुप को जो है वो पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक कार एक्सीडेंट, जैसे आपने कार इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो आपका सिंगल ड्राइवर होगा, यानी कि कार का जो मालिक होगा, कार चला रहा होगा, सिर्फ उसको ही जो है वो आपका नुकसान होगा। या किसी फैमिली के किसी मेंबर का मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस फैमिली के ही जो लोग होंगे, जिस पर्सन का है, उस फैमिली को ही क्या होगा? लॉस होगा, किसी बाहरी व्यक्ति को थोड़ी लॉस होगा। तो ऐसे टाइप के रिस्क को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर रिस्क जो है वो कहते हैं। ठीक है, जहां रिस्क किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही हो रहा है। क्लियर हुआ? क्या होता है पर्टिकुलर रिस्क?
नेक्स्ट क्या है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल रिस्क यानी कि क्या, जो कि हर जगह हो, यानी कि ऐसे टाइप का रिस्क जहां पर लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को एक साथ होता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से रिस्क होते हैं जहां पर सबको एक साथ होता है, तो जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई पैंडेमिक, जैसे अभी आपको कोविड-19 आई थी ना, कोविड-19 पैंडेमिक आ गई, या इन्फ्लेशन एकदम से जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। तो ये सारे ऐसे रिस्क क्या है जिसका असर सभी पर पड़ता है। कोविड-19 आया तो ऐसे नहीं कि कुछ ही लोगों को फर्क पड़ा, जितने भी लोग थे आपकी पूरी दुनिया में, सब पर बराबर से जो है उसका सीधा सीधा असर देखने को जो है वो मिला है। ठीक है, तो अभी जो फंडामेंटल रिस्क होते हैं इनको कवर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, ये हो जाते हैं कवर, लेकिन इन कंपैरिजन टू पर्टिकुलर रिस्क को ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, क्योंकि इनका जो लॉस होता है वो खाली एक ही % की तरफ जाता है, तो इनको कवर ज्यादा करती है इंश्योरेंस कंपनीज। फंडामेंटल रिस्क को इंश्योर कराना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो आपका माना जाता है। ठीक है, जैसे पैंडेमिक के बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, लोगों ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराने शुरू कर दिए कि अगर आप फ्यूचर में कोई पैंडेमिक वगैरह आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो एटलीस्ट हम और हमारी फैमिली जो है वो कवर्ड जो है वो रहे। तो फंडामेंटल रिस्क में जो है लोग कराते हैं, जैसे कि मान लो आपने कराया कि अगर आप किसी ऐसे जोन में रहते, मान लो जापान में रहता है, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, सुनामी ज्यादा आती है, तो वहां के लोग हो सकता है कि अपने आप को अर्थक्वेक के लॉसेस के अगेंस्ट क्या करा ले, इंश्योर जो है वो करा ले, कि अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है तो हमें या हमारे परिवार वालों को कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस जो है वो करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या है आपका फंडामेंटल रिस्क। ठीक है, ये क्या है पर्टिकुलर रिस्क और फंडामेंटल रिस्क। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये क्या थे आपके टाइप्स ऑफ रिस्क के, आई थिंक इतने ही होंगे। हाँ, यही क्या थे आपके टाइप्स ऑफ रिस्क थे इंश्योरेंस के। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाएंगे क्या, कि फैक्टर्स लिमिटिंग इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, डैश नहीं लगा है, कोई बात नहीं, हम लगा लेते हैं। क्या है फैक्टर्स लिमिटिंग इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, हिचकिचाती हैं लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए, कि हम आप, कभी ऐसा होता है कि आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो कंपनीज कहती है कि नहीं हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, या अगर हम आपको इंश्योरेंस देंगे भी तो उसका प्रीमियम हम बहुत ज्यादा रखेंगे। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके रिस्क को कवर करने से थोड़ा सा हिचकिचाती हैं या फिर हेजिटेट करती हैं? वही हमारे बेसिकली 3 ही आपके फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला अगर मान के चले तो फैक्टर होता है मॉरल हैजार्ड। क्या है? मॉरल हैजार्ड। अब देखो मॉरल हैजार्ड क्या होता है कि जहां पर जो आपका पॉलिसी होल्डर है या जो आपका इंश्योर्ड है वो क्या कर रहा है, वो अपनी मॉरालिटी के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहा है, यानी कि अभी नैतिकता से हट करके काम जो है वो कर रहा है। उसको पता है क्योंकि उसे इंश्योरेंस करा रखा है तो उससे इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल ही जाएगा, तो वो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे कि उसको लॉस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, उसने अपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है, जानबूझकर वो अपनी कार को क्या कर रहा है, मान लीजिए तोड़ फोड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे कार का ऑलरेडी इंश्योरेंस है, तो मैं ज्यादा से चीजें तोड़ देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाए और एकदम नए नए पार्ट्स जो है, नए नए रिपेयर जो है वो मेरे कार को मिल जाए। तो ये क्या है आपकी सिचुएशन है मॉरल हैजार्ड की। इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा ऐसे कस्टमर से, ऐसे पॉलिसी होल्डर से हमेशा हेजिटेट करती है। अगर उन्हें जरा भी पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया है, कोई मॉरल हैजार्ड किया है, इन्होंने जानबूझकर लॉस जो है वो अपने आप को क्रिएट करवाया है जिससे कि इंश्योरेंस कवर इनको जो है वो मिल जाए, तो ये क्या है आपका मॉरल हैजार्ड होता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि क्लेम देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सब कुछ चेक करती है ना, सब कुछ चेक करती है कि क्यों हुआ, कैसे लॉस हुआ, ये कैसे टूटा, वो कैसे टूटा, सब कुछ। ऐसा तो नहीं कि आपने खुद ही क्रिएट कर दिया, आपने अपने घर में खुद ही आग लगा ली जिससे कि जो है आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। ऐसा लोग करते हैं ना ज्यादातर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है पहला फैक्टर। पहला फैक्टर समझ आया मॉरल हैजार्ड।
चलो नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है आपका क्या? एडवर्स सिलेक्शन। क्या है? एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनको पता है कि उन्हें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं इंश्योरेंस पाने की। ठीक है, जैसे कि मान लो आज अगर किसी इंडिविजुअल ए को पता चल जाए कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है या उसका हार्ट कमजोर है, उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उस समय ए क्या करेगा स्मार्टली? वो कहेगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले लेता हूं, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में अगर मुझे हार्ट अटैक आएगा, जिसके चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो मेरी हेल्थ भी कवर हो जाएगी और मेरा जितना पैसा है वो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस के द्वारा कवर जो है वो हो जाएगा। तो ये क्या है? इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्स सिलेक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एडवर्स सिलेक्शन। जहां पर क्या होगा वही चीज लिखी है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हायर लाइक्लीहुड, यानी कि उसको पता है कि वो जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा, यानी कि उसको लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा, तो वो जानबूझ के कोशिश करता है कि मैं क्या ले लूं, इंश्योरेंस जो है वो आप परचेस कर लूं। ठीक है, किसी को ऑलरेडी पता है कोई टर्मिनल डिजीज है, मान लो जिसको कैंसर वगैरह है, तो वो सोचा कि चलो अब मुझे पता चल गया है, तो अब मैं जाकर के जो है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करवा लूं। तो ये सब क्या है? एडवर्स सिलेक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हर कोई ऐसा करने लगे, जैसे उसको पता चले कि मेरे को तुरंत लॉस हो सकता है, मैं तुरंत इंश्योरेंस करा लूं, तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज को लॉस होने के ही चांसेस जो है वो ज्यादातर रहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, ज्यादातर लोगों को पता है कि उन्हें लॉस होगा तभी वो इंश्योरेंस करा रहे हैं, तब इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो हेजिटेट करने लगती हैं लोगों को इंश्योरेंस देने से। ठीक है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस के पहले आपको वो हेल्थ चेकअप करते हैं ना पूरा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है और आप जो है वो कर रहे हो, हेल्थ चेकअप कर रहे हो। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जब यंग लोग होते हैं तो उनका प्रीमियम कम होता है, जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उनका प्रीमियम भी ज्यादा होता है, क्योंकि जाहिर से जैसे ओल्ड एज आएगी वैसे वैसे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्लेम कवर करने के। चलो नेक्स्ट क्या है आपका? प्रीमियम लोड्स। प्रीमियम लोड्स क्या होता है? देखो कई बार ऐसा होता है जहां पर कोई लोग ऐसे होते हैं, या तो कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है, या तो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऐसी होती है जहां पर अगर नुकसान हो गया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर वो चला गया, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंच गया तो इतना ज्यादा लॉस होगा कि इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा जो है वो लॉस को रिकवर करने के लिए पैसा जो है वो देना पड़ेगा इन पॉलिसी होल्डर को। तो यहाँ पर वो क्या कहेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी, जाहिर सी बात है उनको लगे कि अगर रिस्क तो बहुत ज्यादा है इसमें, अगर कहीं लॉस हो गया तो हमारा तो दिवाला निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले ही ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज पर प्रीमियम लोड जो है वो बढ़ा देते हैं, यानी कि हम प्रीमियम ही बहुत ज्यादा जो है वो मांगने लगते हैं। अगर प्रीमियम ज्यादा होगा तो लॉस जो पैसा क्लेम दिया जाएगा उस पर थोड़ा बहुत जो है क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा जो है वो कम जो है वो हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज का। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा तो जो पॉलिसी होल्डर्स है वो भी थोड़ा हेजिटेट करेंगे कि यार प्रीमियम बहुत ज्यादा है, हम कैसे इंश्योरेंस करवा लें। ठीक है, तो ऐसे के इनको ये भी क्या एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि लिमिट करता है रिस्क को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा, जैसे कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में ही बताया कि प्रीमियम वो बढ़ाते जाते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, प्रीमियम लोड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम जो है वो करते चले जाना। ठीक है, और जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा वैसे वैसे पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉस होता चला जाएगा अगर वो इंश्योरेंस कराते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो ये क्या थे आपके 3 मेजर फैक्टर्स थे जो कि लिमिट करते हैं इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, तो क्लियर हुआ तीनों की तीनों? मॉरल हैजार्ड क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, और आपकी प्रीमियम लोड जो है वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपका इंश्योरेंस ओवर हुआ। ठीक है, इंश्योरेंस क्या सेक्टर था, जो इंश्योरेंस में जितनी भी चीजें थी हमारे सिलेबस में वो हम लोगों ने कवर कर ली है, तो आई होप आपको सारे के सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स पर, यानी कि ऐसे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको पढ़ना जरूरी भी है और हमने अब तक कवर नहीं किए हैं।
ठीक है, चलो इसमें जरूरी क्या है आपके बेजल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन बेजल नॉर्म्स से आपका बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है समझने में, लेकिन इतना टिपिकल आपका है नहीं। ठीक है, अब क्या होते हैं बेजल नॉर्म्स, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेजल नॉर्म्स क्या है आपके, तो पहले तो किसने बनाया है, तो ये बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS के द्वारा लाए जाने वाले आपके क्या है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, किसके लिए, आपके बैंक्स के लिए, जिन बैंक्स को इन रूल्स को फॉलो करना क्या है आपका जरूरी है। देखो अराउंड क्या हुआ था 1980s या 90s के दौरान जो है आपका जो बैंकिंग सेक्टर था वो बहुत ज्यादा लॉसेस जो है वो बियर कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको सफर कर रहा था। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के बैंक्स जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। तो ऐसा एक लाया गया, ऐसा रेगुलेशन लाया गया जिसमें ये बात कही गई कि हमें एक ऐसे रूल बनाने चाहिए बैंक्स के लिए जो कि इंटरनेशनली जितने भी बैंक्स हैं उनका सबको फॉलो करना क्या हो आपका जरूरी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का बैंक हो, उनको वो फॉलो करना जो है क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। इसके लिए क्या लाए गए थे आपके बेजल नॉर्म्स जो है वो लाए गए थे। बेजल, आप कहेंगे बेजल का मतलब क्या है, तो बेजल एक जगह है, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेजल, जहां पर ये मीटिंग हुई थी आपकी। ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है बेजल नॉर्म्स या बेजल रूल्स जो है वो आपका रखा गया है। कई कई जगह पर आप देखोगे तो इसको बेजल अकॉर्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो तीनों एक ही बात है, चाहे बेजल नॉर्म्स हो, बेजल रूल्स हो या बेजल अकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो दुनिया भर के लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने मिल करके ये आपकी सुपरविजन यानी कि कमेटी बनाई थी BCBS, और ये लेकर के आए थे आपके क्या, बेजल नॉर्म्स। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था, जिससे कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली कौन, बैंक, वो क्या रख सके, वो अपने पास हमेशा 1% ऑफ पैसा, 1% ऑफ कैपिटल हमेशा अपने पास रखें, जिससे कि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं या जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें किसी तरीके का फ्यूचर में कोई नुकसान जो है वो झेलने को ना पड़े। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक जो है पैसे नहीं लौटा पाती है, तो ये सिचुएशन ना आए, बैंक्स जो खराब हो रहे हैं, बैंक जो सिक हो रहे हैं, उसको हम बेटर या इंप्रूव कर सकें। अब 3 बेजल नॉर्म्स आ चुके हैं अलग अलग सालों में, बेजल 1, बेजल 2 और बेजल 3 के करंटली कौन चल रहा है, तो बेजल 3 आपका जो है वो चल रहा है। ठीक है, अभी हम तीनों पढ़ेंगे, तीनों के क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, तीनों में क्या क्या रूल्स आपके अलग अलग दिए गए थे। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जितना जितना आता है उतना ही हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, तो पहले क्लियर हुआ कि बेजल नॉर्म्स आकर है क्या, कोई दिक्कत है बेजल नॉर्म्स की क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेजल 1 के क्या रूल्स थे, बेजल 2 के क्या रूल्स और बेजल 3 जो भी चल रहा है उसके क्या रूल्स चल रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें पढ़ना है बेजल 1, जो कब आया था, 1988 में जो है इसको लाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या गया था, फोकस उस पर किया गया था, क्रेडिट रिस्क पर इसका फोकस जो है वो आपका किया गया था। यानी कि ये जो कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक जो है वो ज्यादातर पैसा जो है वो क्रेडिट पर देती हैं, अपने पास कैपिटल रखती ही नहीं है, फिर अकाउंट होल्डर्स आते हैं और अपना पैसा वापस मांगते हैं तो उनके पास होता ही नहीं है देने के लिए। और अगर कहीं जो बैंक है उनको कहीं बैड डेट्स हो गए, उन्हें लोन दिया और लोन वापस नहीं आया, उनके पास नहीं चुका पाए जो अकाउंट होल्डर्स हैं, तो उससे भी क्या होता है, इन्वेस्टर्स को, अकाउंट होल्डर्स को भारी नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस पर इस बेजल नॉर्म का क्या था, आपका मेन फोकस था। ऑब्जेक्टिव क्या था बेजल 1 का, कि बैंक के पास हमेशा इनफ कैपिटल होना चाहिए ऐसे टाइप के क्रेडिट रिस्क के लिए। ठीक है, कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, कैपिटल की कमी हो जाती है या क्रेडिट नहीं चुका पा रहा है आपका क्रेडिटर जो है, तो ऐसे सिचुएशंस को कवर करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए हमेशा बैंक के पास कैपिटल मौजूद होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कभी भी बैंक अपने हाथ खड़े नहीं कर सकती है कि अब तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सारा का सारा पैसा लोगों को लोन पे दे दिया है, तो अब हम आपके पैसे वापस नहीं लौटा पाएंगे, ये सिचुएशन ना आए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके लिए क्या क्या आपके रखे गए थे रूल्स, क्या क्या रखे गए थे इस पे देखते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले इसको छोड़ो, इसको पढ़ो पहले, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। सबसे पहले तो बेजल ने पहला जो रूल बनाया था वो ये था कि बैंक का जितना भी मान लो कैपिटल है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। सबसे पहला होगा टीयर 1 कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होगा आपका टीयर 2 कैपिटल।
ठीक है। तो जितना भी बैंक का टोटल कैपिटल है, इसको हम दो हिस्सों में जो है वो आपका बांटेंगे, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है। जहां पर टीयर 1 में कौन सा कैपिटल आएगा, ऐसा कैपिटल जो कि क्या है, बहुत हाई क्वालिटी का है, यानी कि कोई स्टॉक वगैरह है इसके पास, कोई जिसे कहते हैं कोर कैपिटल, जिसे कहते हैं कोर पैसा। ठीक है। जो कि आपको मेन मदद करेगा आपकी ऑन गोइंग के लिए। ठीक है। ऐसे बैंक रोज रोज काम करती है, रोज रोज पैसा आता है, रोज रोज वो लोन देती है लोगों को। तो ये जो ऑन गोइंग बिजनेस के लिए जो उसके पास पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो किस में आता है, टीयर 1 में जो है वो आपका आता है। ठीक है। टीयर 2 क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि ऐसा पैसा या ऐसा कैपिटल जो कि उसने किसके रख रखा है, जब वो लिक्विडेशन पे चली जाएगी। ठीक है। मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि बैंक को बंद करने की बात आ गई कि अब ये बैंक क्या हो गया है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इसको अब लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपका कैपिटल काम आएगा वो क्या है, आपका टीयर 2 कैपिटल होगा, इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो ऐसा होता नहीं कि जब महीने में भी यही तो होता है, जब सैलरी मिलती है तो हम अपना क्या कुछ पैसा हम रखते हैं हमारे खर्चों के लिए या हमारे लेजर के लिए, और कुछ खर्चा क्या रखते हैं हम अपने बुरे समय के लिए रखते हैं। तो ऐसा ही आपका टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है। सबसे पहले यही किया गया कि टीयर 1 टीयर 2 में बांटा गया बैंक के टोटल कैपिटल को, और उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद ये एक मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपका सेट किया गया। कहा गया कि बैंक्स को हमेशा मिनिमम 8% ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी कि RWA हमेशा अपने पास रखना ही रखना जरूरी है। ठीक है। हमेशा। ठीक है। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, चलो पहले देखेंगे कितना परसेंट रखना है। तो 8% अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का हमेशा अपने पास रखना ही रखना है। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स होते क्या है, तो रिस्क वेटेड एसेट्स क्या हो सकते हैं, देखो बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनका अलग अलग रिस्क फैक्टर जो है वो आपका होता है। जैसे गवर्नमेंट को कोई लोन दिया गया है, बिजनेस को कोई लोन दिया गया है, तो ये सब क्या है, अलग अलग एसेट्स हैं उसके। ठीक है। बैंक जो लोन दे रही है वो तो उसके लिए एसेट है कि उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग आपके क्या होता है, रिस्क होते हैं। जैसे गवर्नमेंट को जो लोन दिया गया है इसमें ज्यादातर हम मानते हैं कि रिस्क कम ही होगा कि सरकार पैसा वापस दे ही देगी। कोई बिजनेस को आपने लोन दे दिया है तो उस पर क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस या तो लोन चुका भी सकती है, हो सकता है बैड डेट हो जाए, हो सकता है वो ना चुका पाए आपका लोन। तो ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग रिस्क की कैटेगरीज होती हैं बैंक के असेट्स की। हर असेट का 8% आपको हमेशा अपने पास जो है वो रखना ही रखना है। ठीक है। मान लो किसी भी बैंक ने 100 रुपए का लोन जो है वो दिया है, ठीक है, 100 रुपए का लोन दिया है, तो 8 रुपए उसको हमेशा अपने पास रखने ही रखने हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो जो आपके सारे के सारे रुपए हैं उसने उसका लोन दिया और बाकी सारे रुपए जो है वो आपके दोबारा से किसी को जो है वो लोन पर दे दिया, ऐसा वो नहीं कर सकता है। हमेशा 8% RWA उसको अपने पास रखना है। ठीक है। जैसे कि कभी कुछ हो जाता है, कोई एक लोन आपका बैड हो जाता है तो उसको कवर जो है वो आराम से किया जा सके। क्लियर हुआ। तो ये क्या थे आपके बेसल 1 के नॉर्म से। बेसल 1 में बस इतना ही था। ठीक है। बेसल 1 में ज्यादातर चीजें नहीं थी, बस ये बात याद रखनी है कि कैपिटल को दो हिस्सों में बांटा गया था, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 में बांटा गया था, और कहा गया था कि हर एक बैंक को 8% हमेशा अपने पास जो है वो रखना है, किसका, RWA का, यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स का। ठीक है। क्लियर हुआ। ये क्या थे, बेसल 1 के नॉर्म्स थे। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड चीजें थी, बस 8% रख लो, सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आया बेसल 2 2004 में। 1988 के बाद डायरेक्टली दूसरे बेसल के नॉर्म्स आए 2004 में। अब ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे और ये फेल भी हो गए थे, इसीलिए बेसल 3 को जो है वो लाया गया था। अब देखते हैं बेसल 2 में क्या क्या उसके फीचर्स थे। अब देखो, बेसल 2 जब भी याद करना है तो हमेशा 3 पिलर्स को याद रखना है कि बेसल 2 के क्या क्या 3 पिलर्स थे, यानी कि क्या क्या 3 स्तंभ थे, क्या क्या 3 मेन चीजें थी जिनके ऊपर बेसल 2 काम करता था। ठीक है। चलो, अब इसमें पहले तो जहां बेसल 1 ने सिर्फ कैपिटल एडिकेसी पे ध्यान दिया था, कितना कैपिटल 8% आपको अपने पास रखना ही रखना है, ये तो पीला वन में था ही था कि कैपिटल एडिकेसी पर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, जिससे कि ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को जो है वो कम किया जा सके। अब देखो, जहां पर आपने जब बेसल 1 पढ़ा था तब उसमें सिर्फ वर्ड क्या लिखा था, क्रेडिट रिस्क।
यही तो था, वहां पर मार्केट रिस्क ऑपरेशन रिस्क कहीं लिखा था? नहीं लिखा था। क्यों? उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया, क्योंकि मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर मार्केट में सिचुएशन आ जाती है या कंज्यूमर से रेट को सिचुएशन ऐसे आ जाती है जिनकी वजह से बैंक्स को लॉसेस होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट ही डाउन हो गई, जिसे कहते हैं मार्केट डाउन है बहुत ज्यादा, तो ये सब। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऐसे रिस्क जैसे कि मान लो बैंक के ही किसी कर्मचारी ने, बैंक के ही किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड वगैरह कर दिया, कहते हैं ना लोग ऐसा कोई कोई गबन वगैरह लोग कर लेते हैं कि पैसा लोग मार लेते हैं बैंक का, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेशन। तो कैपिटल एडिकेसी किससे बचाए? क्रेडिट रिस्क से भी बचाए हमें, मार्केट रिस्क से भी बचाए और हमें ऑपरेशनल रिस्क से भी बचाए। तो यहाँ पर एडिशनल 2 रिस्क के लिए भी बात जो है वो कही गई है। क्लियर है? पिलर 1 में क्या बात कही गई है? पिलर 2 में क्या बात कही गई है कि हर एक बैंक में क्या होना चाहिए? एक सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि बैंक अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हर बैंक में उन्होंने इसके भी जो है वो बात कही गई है। तो ये क्या है? पिलर 2। पिलर 3 में क्या बात कही गई है? पिलर 3 में ये कहा गया है मार्केट डिसिप्लिन। क्या है? मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या? यानी कि अगर बैंक को कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है या बैंक के पास पैसा कम पड़ रहा है, बैंक को रिस्क ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सारे के सारी बातें आपको खुल करके डिस्क्लोज करनी है इन द मार्केट। आप कोई बात छुपा नहीं सकते। हो सकता है आपको लगातार लॉस होते जा रहे हैं लेकिन आप फिर भी लोगों को लोन देते जा रहे हो और लोगों का अकाउंट खोलते जा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मार्केट में डिसिप्लिन से आपको काम जो है वो करना है। हर एक बातें जो आपके साथ हो सकता है, कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस हो सकते हैं आपको, वो सारे लॉसेस को आपको क्या करना है? शो करना है या डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है, तो 3 चीजों पे आपका ये 3 पिलर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कीवर्ड्स पे जाएं तो ठीक है, तो 3 कीवर्ड्स क्या है इसके? कैपिटल एडिकेसी पे काम करता है, सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए और मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 चीजें बेसल 2 के अंदर जो है वो मेन कही गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बेसल ने क्रेडिट रिस्क को भी कवर किया, मार्केट रिस्क को भी कवर किया और ऑपरेशनल रिस्क को भी कवर किया। ठीक है, और क्या कहा? और अच्छा, ये फेल क्यों हो गया बेसल 2? इस पॉइंट की वजह से अलाउड बैंक्स टू यूज मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरनल मॉडल्स टू असेस रिस्क। उन्होंने कहा, बेसल 2 ने ये आजादी दे दी बैंक्स को कि तुम एक काम करो, अपने बैंक के अंदर ही कुछ ऐसे मॉडल बना लो, कोई अपना ही तरीका कोई अपना सकते हो तुम अपने बैंक के रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, ये जानने के लिए कि तुम्हारे बैंक में कितना लॉस हो सकता है या तुम कितने ज्यादा रिस्क जो है वो बियर कर सकते हो। ठीक है, हर बैंक को ये आजादी जो है वो दे दी गई। ठीक है, कि तुम्हें कितना रिस्क हो सकता है, तुम अपने हिसाब से पैसा रख सकते हो और अपने हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लेना अपने खुद के इंटरनल मॉडल के हिसाब से, उस हिसाब से पैसा अपने पास रख लेना। तो ये क्या है? बहुत बड़ा फैक्टर बना जिसकी वजह से बेसल 2 जो है वो फेल कर गया। और बाकी ये तो पता ही है, ऑपरेशनल रिस्क वगैरह जो है वो ऐड किए गए, जिसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट की वजह से क्यों हुआ लॉस, क्योंकि बैंक आप जानते हैं बैंक इतना इंटरनल मॉडल को आजादी दे दी गई पर इंटरनल मॉडल उस तरह से नहीं बना पाई, वो नहीं कैलकुलेट कर पाई कि हमें कितना लॉस एक समय पर हो सकता है। इसीलिए मेन रीजन जो 2008 में आपको पता है बहुत बड़ा रिसेशन आया था ना, ठीक है 2008 में, तो इस के बाद बेसल 2 को क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से कैंसिल जो है वो कर दिया गया और कहा गया कि क्योंकि 2008 का जो रिसेशन आया, लॉस आया, पूरी दुनिया भर में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, उसके बाद बेसल 2 उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो हमें बेसल 2 को क्या करना चाहिए? कैंसिल करना चाहिए और नए रूल्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कि बेसल 2 के क्या फीचर्स थे, बेसल 2 क्यों आपका एक तरीके से क्या कहते हैं कि कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, चले आगे। अब फाइनली कौन सा आया आपका? तो बेसल नंबर 3 आया। कब आया? 2010। ठीक है, 2010 में बेसल 3 आपका जो है ये रूल्स आपके आए हैं। ये जो 2008 में जो क्राइसिस हुई थी ना, 2008 में जो क्राइसिस आई थी, बैंक की तरह आपके नीचे आपके हो गए थे, बैंक्स अच्छे से काम नहीं करा उन्होंने, बेसल 2 के नॉर्म्स एक तरीके से फ्लॉप तरीके से हो गए, तो इससे आपने आपको रिकवर करने के लिए बेसल 3 के नॉर्म्स जो है वो लाए गए थे। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा वैसे बेसल 3 को। इसमें भी देखो क्या किया गया, जो आपका टोटल कैपिटल है, मान लीजिए किसी भी बैंक का जो भी टोटल कैपिटल है उसको यहां पर भी दो हिस्सों में जो है वो आपका बांटा गया, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 में जो है वो आपका बांटा गया, ठीक है। लेकिन ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ टीयर 1 को भी दो हिस्सों में जो है वो आपका बांटा गया है, ठीक है, जिसमें आपका एक है आपका कोर इक्विटी टीयर और एक है आपका एडिशनल टीयर, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपका बांटा गया, जहां पर सीईटी में आगे कि आपको हमेशा 4.5% आपका सीईटी हमेशा आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। कितना परसेंट रखा गया, मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है, सब कुछ मिनिमम है। 4.5% आपको हमेशा सीईटी हमेशा अपने पास जो है वो रखना है। सीईटी यानी कि क्या है, कॉमन इक्विटी टीयर, ये हमेशा आपको कितना रखना है, 4.5% हमेशा रखना ही रखना है। और टोटल अगर हम बात करें सीईटी प्लस एडिशनल टोटल कितना होना चाहिए, एडिशनल जो आपका टीयर है कितना होना चाहिए, टोटल आपके पास 6% जो है ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4.5% मिलाकर और एडिशनल टीयर मिलाकर के टोटल आपके पास 6% मिनिमम आपको रखना ही रखना है। टीयर 2 में हमेशा कितने होना चाहिए मिनिमम, तो टीयर 2 में हमेशा 2% आपको पैसा जो है वो रखना ही रखना है रिस्क वेटेड असेट्स का। यानी कि टोटल कितना होना चाहिए आपके पास, तो कहां गया, हाँ 6% यहाँ का, 2% यहाँ का, यानी कि 8% मिनिमम कैपिटल आपको हमेशा अपने पास रखना ही रखना है। क्लियर हुआ, ये फ्लो चार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। टोटल कैपिटल बैंक के दो हिस्सों में बटेंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 भी दो हिस्सों में बटेगा, कॉमन इक्विटी टीयर और एडिशनल, इसमें ये 4.5 है, और सीएटी प्लस एडिशनल टीयर टोटल मिला के 6 होगा, और टीयर 2 में मिनिमम आपको 2% रखना है, और टोटल 8% यानी कि आपको कैपिटल हमेशा रिस्क वेटेड एसेट्स की अपने पास रखनी ही रखनी है। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें एडिशनल ये रखा गया कि 8% तो रखना ही रखना है, एक ये और बनाना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5% आपको हमेशा अपने पास रखना है। तो एक जो एडिशनल चीज इसमें लाइक 8% तो बेसल 1 में भी था, आप अगर ध्यान दें तो बेसल 1 में भी 8% कहा गया था कि टीयर 1 और टीयर 2 को मिला करके 8% हमेशा अपने पास कैपिटल होनी ही चाहिए। लेकिन बेसल 3 में क्या कहा गया, 8% तो रखा ही गया, इन्होंने कहा कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी बनाओ और उसमें भी 2% 2.5% ऑफ आरडब्ल्यूए को ऐड करो। यानी कि टोटल कितनी एडिकेसी होनी चाहिए, कैपिटल एडिकेसी कितनी रखनी है, 8% प्लस 2.5%, यानी कि 10.5% आपको हमेशा अपने पास कैपिटल बना करके रखना ही रखना है। जहां 8% आपका कैपिटल टीयर 1 और टीयर 2 से आएगा और 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर से जो है वो आपका आएगा। क्लियर हुआ। तो अगर कहीं ये लिखा मिले कि बेसल 3 में 10.5% है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि मैम ने तो बताया था कि 4.5% बताया था, 2.5% बताया था, 10.5 कैसे हुआ। तो मैंने आपको अभी समझा दिया है कि किस तरीके से ये 10.5 जो है वो आपका हुआ है। अभी कैपिटल कंजर्वेशन बफर मिला दो 2.5 का, तो क्या बन जाएगा, 10.5 जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर हुआ, कैपिटल एडिकेसी कितनी रखनी है, 10.5% टोटल, ठीक है। और क्या क्या इसमें स्ट्रिक्ट परसेंटेज रखे गए हैं, तो एक उन्होंने रखा गया है, नया कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, लेवरेज रेशियो का। बेसल 3 के ये नॉर्म्स से क्या, आप किसी भी बैंक को हमेशा लेवरेज रखना है 3% का, ठीक है, 3% का हमेशा लेवरेज आपको रखना ही रखना है। लेवरेज क्या होता है, एसेट्स टू बोरोइंग रेशियो। जैसे कि कंपनी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बोरोइंग जो है वो कर दे, बहुत ज्यादा लोगों को लोन दे दे, तो ऐसा कि ये रेशियो क्या कहलाता है, लेवरेज रेशियो कहलाता है। इसको कितना रखना है, 3% जो है वो आपका रखना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का असेट है तो 3 रुपए आपको हमेशा अपने पास रखने ही रखने हैं।
बाकी के 97 रुपए आप क्या दे सकते हो, बोरोइंग के लिए दे सकते हो। ये क्या है आपका लेवरेज रेशियो है, कितना रखा गया है 3%। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बेसल 3 ने दिया, नाम है लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। लिक्विडिटी स्टैंडर्ड भी दिए, जिसमें उन्होंने कौन सा रेशियो दिया, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि LCR भी इन्होंने कहा है, दिया है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट बेसल 3 में। देखो इसमें उन्होंने कहा कि बैंक के पास हमेशा लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, हमेशा इतने लिक्विड एसेट्स होने चाहिए जिससे कि आने वाले 30 दिनों का जो भी आउटफ्लो होगा किसी भी स्ट्रेस सिनेरियो में उसको कवर करने का पैसा हो ही हो। ठीक है, अगर 30 दिनों में जितने भी आउटफ्लो हो सकते हैं, अगर मान लीजिए आज कोई सिचुएशन आ जाए ऐसी खराब, तो 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी आपके आउटफ्लोज होंगे कैपिटल के, उनको कवर करने के लिए इनफ लिक्विड एसेट्स मौजूद होने ही चाहिए ही। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलें। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऐसे 8% का, ऐसे 10.5% आया, लेवरेज रेशियो 3% है, और LCR कितना दिया गया है, 30 दिन का जो है वो दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये क्या थे आपके बेसल 3 के नॉर्म्स थे। कोई दिक्कत है इसमें? चलो तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके बेसल के नॉर्म्स खत्म हुए, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। ठीक है, कई बार आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनसे आ चुका है कि बेसल 2 के नॉर्म्स आपके थे, ऑप्शन में से आपको कवर करना था कि बेसल 2 में क्या क्या फीचर्स उसके थे। तो बेसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल आपको याद करने की कोशिश जो है वो करनी है, कितना 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 परसेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या हम कहते हैं NPAs। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन अब कई बार आ चुका है, क्रोनोलॉजी वगैरह पे ही आया है इसमें क्वेश्चन, तो हम क्रोनोलॉजी को ही पढ़ेंगे इसमें। चलो अब देखो NPAs क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो है वो लोन दे देती है और लोन वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, लोन का पैसा मान लीजिए मना कर दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपका लोन चुका पाऊँ। ठीक है, विजय माल्या जैसे लोग, ठीक है, नीरव मोदी जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक लोन लेकर के भाग जाते हैं और सारा का सारा लॉस उसको बियर करना पड़ता है, बैंक्स को करना पड़ता है। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कहते हैं, या फिर NPAs इनको जो है वो कहा जाता है। यानी ऐसे टाइप के लोन्स, ऐसे टाइप के एडवांसेस, या कोई भी ऐसा बैंक का एसेट जो कि अब इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सालों से इंडिया हमेशा NPA से बहुत ज्यादा जो है वो आपका सफर कर रहा है। इंडिया के बैंक्स को हमेशा नुकसान क्यों हुआ है, तो NPA की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो हुआ है। लोग लोन ले लेते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं और सारा का सारा पैसा बैंक को जो है वो चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अब तो सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, इतने अच्छे रूल्स आए 2016 में, फाइनली जो अच्छे रेगुलेशंस आए उसमें से अब तो NPAs की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा आपकी जो है वो बेटर हो गई है। पर सालों से इंडिया जो है वो इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहा था, इंडियन बैंक्स पे। तो बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह भी हुई इस टॉपिक पर। चलो अब इंडिया में जो NPAs हैं वो 3 कैटेगरी में आपके जो है वो बांटे गए हैं बाय किसने, RBI ने। RBI ने 3 कैटेगरीज में इंडिया में NPAs को जो है वो कैटेगराइज किया है कि 3 तरीकों के NPAs आपके होते हैं। सबसे पहला होता है आपके सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, तो RBI ने क्या कहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने, ठीक है, क्या किया, लोन लिया और 90 दिन तक पैसा नहीं चुका पाया, 90 डेज यानी कि लगभग क्या 3 महीने, लगभग 3 मंथ्स तक ना कोई भी वो EMI अपनी पे नहीं कर पाया, तब आप उस लोन को किस कैटेगरी में डाल दोगे, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में जो है वो डाल दोगे। जैसे ही 3 महीने तक आपने नोटिस देती है ना कि आपकी EMI ड्यू है, EMI पे कर दीजिए, फिर उसने नेक्स्ट मंथ नोटिस दी, फिर नेक्स्ट मंथ नोटिस दी, तो 3 महीने तक लगातार नोटिस और वार्निंग देने के बावजूद अगर पैसा वापस नहीं आ रहा है या आपके होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो तुरंत आपको उस लोन को सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल देना है। ठीक है, ये क्या है, पहले NPA सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट है आपके डाउटफुल एसेट्स। अब सब स्टैंडर्ड से, अगर सब स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पड़े हुए हैं आपके एसेट लोन्स, ठीक है,
अब सब स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपके लोन्स पड़े हुए हैं, उसके बावजूद जो आपका होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उसने 1 साल तक पैसा नहीं वापस किया, ठीक है। सब स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी था, 90 डेज तक था ही वो, 90 डेज के बाद डाल दिया गया था। लेकिन अगर अब 1 साल भी होने को आया, 1 ईयर पूरा हो चुका, उसके बाद भी कोई पैसा वसूल नहीं कर पाई बैंक, तब हम क्या डालेंगे, उस लोन को सब स्टैंडर्ड से हटा करके डाउटफुल की श्रेणी में डाल देंगे कि अब लोन क्या हो गया, अब डाउट बन गया है, अब मुझे लगता नहीं पैसे वापस आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाउटफुल असेट्स, ठीक है। चलो, इट इज कॉल्ड डाउटफुल, वही बात लिखी हुई है। तो अगर 90 डेज तक पैसा नहीं आ पाया तो सब स्टैंडर्ड, अगर 1 साल हो गए और अभी तक पैसा नहीं आ पाया है तो डाउटफुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, तो तीसरी है आपकी लॉस असेट्स, यानी कि अब क्या है, फाइनली असेट्स अब लॉस हो चुके हैं, इनसे कोई भी इनकम अब जनरेट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अगर बैंक ने ये मान लिया कि अब तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, अब तो ये पर्सन गया, इस पर्सन ने अपनी सब असेट छोड़ दिए हैं और इसने बिल्कुल अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है कि अब मैं आपको 1 भी रुपया वापस जो है वो नहीं कर पाऊंगा, और बैंक जो है वो सिर्फ लोन के अमाउंट का 10% से भी कम रिकवर कर पाई, तब हम क्या कहेंगे, उस ऐसे लोन्स को हम लॉस असेट की कैटेगरी में जो है वो डाल देंगे, ठीक है। चलो, इस केस में क्या होगा, देखो जब बैंक मान लेती है कि अब ये तो आपका एनपीए हो गया है, ये तो अब लॉस असेट्स हो गए हैं, तो जितने अमाउंट का आपका लोन था उतने अमाउंट का वो जो है वो किस में डाल देगी, आपका अकाउंट में डाल देगी, उसको राइट ऑफ कर देगी। इसे अकाउंट्स में नहीं करते, हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो उसको राइट ऑफ करने का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि आपको पैसा वापस आने नहीं वाला है, अब हमें लॉस को खुद ही धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। क्लियर हुआ, तीनों कैटेगरीज, सब स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डाउटफुल क्या होते हैं, और आपके लॉस असेट्स क्या होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, एनपीएस से डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारे आपके स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। तो हमें क्रोनोलॉजी में पढ़ना है कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा आया, जिससे कि हमें जो है ये याद रहे कि कौन के बाद कौन सा स्टेप जो है वो आया है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आए हैं, ठीक है। ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एनपीए। ठीक है, चलो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लाए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया हमेशा सफर किया एनपीएस से, तो हमेशा इसको मैनेज करने का और कम करने की कोशिश जो है वो हमेशा कही गई है। सबसे पहला जो आपका आया था स्टेप एनपीएस को कम करने के लिए, वो क्या था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, यानी कि डीआरटीज बनाए गए थे, कब, 1993 में। सबसे पहला स्टेप एनपीएस को मैनेज करने की तरफ कब आया, इन 1993, क्या बना करके, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना करके, ठीक है। अब देखो, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, जहां पर 2 पार्टीज मिलती हैं और आपस में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। जैसे डेट रिकवरी के ट्राइब्यूनल जो है बनाए गए थे, जहां पर बैंक जो है वो आपकी जा सके और अपनी समस्या बताए कि भैया इस तरीके से बहुत एनपीएस हो रहे हैं और हमें इसका सोल्यूशन जो है वो चाहिए। तो फिर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है वो बात करेगी उस कंपनी से या उस बिजनेसमैन से, उस पर्सन से, और कहेगी कि तुम क्यों नहीं लोन चुका रहे हो, और फिर एक दोनों जो है किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जो है वो आपकी आएंगे। तो बस यही क्या है, आपका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस जो है वो आपका था, ठीक है। अब क्यों नहीं काम किया डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, क्योंकि लॉन्ग डिलेज होते थे, इफेक्टिवनेस इतनी होती नहीं थी, एक केस चल रहा है तो सालों साल चलता चला आ रहा है, बैंक्स जो है उनका केस चल रहा है लेकिन पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से और नए स्टेप्स जो है वो आपके लाए गए थे, ठीक है। क्लियर हुआ, पहला क्या था, डीआरटीज। नेक्स्ट स्टेप क्या आया आपका, तो 2000 में फिर आया, बनाया गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो 2000, जो अभी भी काम कर रहा है। चलो, क्या है ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि सिबिल जो है वो बनाया गया था 2000 में, जिससे कि बैंक को पता ये चल सके कि कौन ऐसा पर्सन या कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि लोन देने के लायक है कि नहीं,
क्रेडिट वर्दीनेस नाम की एक चीज होती है ना, कि बैंक किसी को भी लोन ना दें, उसकी पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करें कि ये पर्सन लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। पहले बैंक ये चेक करें, उसके बाद ही लोगों को लोन देने का काम जो है वो करें। इसके लिए आपकी ये बॉडी बनाई गई थी। क्या नाम था? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल। ठीक है, ये इंडिया की पहली ऐसी कमेटी थी, ऐसे ब्यूरो था जिसका काम क्या था कि लोगों को क्रेडिट वर्दीनेस उनकी जो है वो चेक करना। ठीक है, और उस हिसाब से बैंक, अब जाहिर सी बात है, अब लोन लेने जाओगे तो आपका सिविल स्कोर आप दिखाओगे कि मेरा इतना सिविल स्कोर है, और उसके हिसाब से बैंक आपको जो है वो लोन देगा। अगर आपको मानेगा कि वर्दी है तो आपको लोन देगा, तो मानेगा नहीं वर्दी है तो आपको लोन नहीं देगा। तो ये भी एक मेजर स्टेप था जिसकी वजह से जो कि एनपीएस को कम करने के लिए आपका लिया गया था। क्लियर हुआ? क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट आगे चलो। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग सीडीआर 2001 में आया था। ठीक है, सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कई, अब देखो कॉर्पोरेट नाच पर चला है, किसके लिए है? ये कंपनीज के लिए है। अगर कंपनीज अपना लोन नहीं चुका पा रही हैं, कंपनीज ने लोन ले लिया, किसी भी कॉर्पोरेट ने लोन ले लिया और वो नहीं चुका पा रही हैं और बैंक को एनपीए होने के चांसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए सीडीआर जो है वो आपका लाया गया था। अब यहाँ पर क्या किया गया था कि जो कंपनीज हैं या जो बिजनेस हैं वो क्या कर सकती हैं, वो इन सीडीआर के पास जा सकती हैं और जा करके अपना जो डेट का पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करवा सकती हैं। ठीक है, डेट को रीस्ट्रक्चर करा लिया, जैसे कि मान लीजिए पहले उन्होंने जो लोन लिया था वो आपके 10 सालों के लिए ले रखा था और 6% इंटरेस्ट पे ले रखा था, अब नहीं चुका पा रही हैं वो, तो इसको रीस्ट्रक्चर कर दो। ठीक है, क्या करो, इसको 20 साल का लोन बना दो और 3% का इंटरेस्ट कर दो। तो ये सब क्या है, ऐसे स्टेप्स जो है वो आपके उठाए गए थे जिसकी वजह से जो कंपनीज इस समय नहीं चुका पा रही हैं तो वो फ्यूचर में अपना डेट को रीस्ट्रक्चर करके किस तरीके से पॉलिसी चेंज करके अपने लोन को जो है वो चुका पाए। ठीक है, क्योंकि लोन ना चुका पाने की वजह से कंपनीज भी बैंकरप्ट हो जाती हैं, बैंक्स को भी नुकसान होता है, तो दोनों के लिए ही फायदा हो, इसलिए आपका कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग को जो है वो लाया गया था। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? कब आया था? 2001 में आया था। आगे चलो, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। अब बैंक ने लोन दिया था 20 लाख रुपए का, ठीक है, क्रेडिटर ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चुका पाएंगे, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो फिर क्या होगा, दोनों में एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो करवा दिया जाएगा बोरोवर का और बैंक के द्वारा। तो बैंक कहेगी ठीक है, तो 20 लाख रुपए नहीं है तो कितने रुपए चुका पाओगे, उसने कहा मेरे पास खाली 10 लाख रुपए है, मैं खाली इतने ही पेमेंट जो है वो आपको कर पाऊंगा। तो बैंक कहेगी ठीक है 20 लाख नहीं तो एटलीस्ट 10 लाख ही मिल जाए। तो ये क्या है, ऐसी जो सिचुएशन बनाई गई कि जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया क्रेडिटर और या बोरोवर और बैंक के द्वारा कि जितना अमाउंट है उससे कम पे ही जो है बैंक मान जाए, लोन को सेटल कर दे, तो ये क्या है आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, जिसको ही कहते हैं। ठीक है, कि चलो ठीक है 10 लाख रुपए ही दे दो, हम तुम्हारा लोन जो है वो मान लेंगे कि तुम्हारा लोन पूरा हो गया। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट है और कुछ नहीं है। चलो आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा एक्ट आया आपका, सारफेसी एक्ट आया 2002 में। फाइनली सारफेसी एक्ट आपका आ गया था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, बहुत बड़ा नाम है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, सारफेसी। अब सारफेसी एक्ट के क्या क्या थे इसमें देखते हैं। अब देखो सारफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पावर दी गई कि वो बिना कोर्ट की मदद से, कोर्ट ने अगर मैटर चला जाता है, केस चला जाता है तो फिर बहुत डिलेज होती हैं, तो बिना कोर्ट को बीच में लाए, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली ही क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लें। इसके लिए आपको ये सारफेसी एक्ट जो है वो आपका लाया गया था, बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए। ठीक है, अब सारफेसी एक्ट के क्या क्या थे काम, कि वो पहले तो जैसे ही ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तुरंत इशू कर दो नोटिस कि आपका ऐसे ईएमआई जो है वो ड्यू है, आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो, आपको बार बार नोटिस जो है वो आपके आने लगेगी। ठीक है, या अगर उसको लग रहा है
कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंने लोन दिया है ये पूरी तरह लॉस बन सकता है, लॉस एसेट्स हो सकते हैं, तो बैंक एक बार में सारा का सारा पैसा जो है वो एडवांस में ही मांग सकती है कि हमें अभी सारा पैसा दे दो, मैं पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमें सारा का सारा पैसा अभी ही वापस जो है वो चाहिए। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग प्लेज एसेट्स टू ऑक्शन। जो भी एसेट प्लेज किया गया होगा ना, कोलेटरल के तौर पर रखा गया होगा लोन लेने के लिए, कोलेटरल के तौर पर, तब उस कोलेटरल जो आपका प्लेज जो एसेट्स होता है उसको ऑक्शन करवाना, नीलामी करवाना उसकी भी आजादी बैंक्स को सार्फेसी एक्ट के अंदर जो है वो दी गई है। ऐसा होता है ना, जो बैंक होती है वो होम लोन देती है, फिर होम लोन अगर नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करती है, होम को सीज कर देती है और फिर किसी और को बेच देती है। तो ये क्या है, सार्फेसी एक्ट के अंदर ये पावर जो है बैंक्स को दी गई थी। ठीक है, अगर बोरोवर नहीं कर पा रहा है, नोटिस दी गई और बार बार उसको कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, या नोटिस में जो दिया गया है ईएमआई अपनी नहीं पे कर पा रहा है, तो बिल्कुल वही क्या होगा, असेट जो भी प्लेज की गई होगी, जिस भी मान लो घर के कागज रखे गए हैं तो उसकी पूरी पूरी पोजेशन जो है वो ले लेगा। बस ये बात याद रखनी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं आ सकती है इसमें। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसको बैंक अपने पोजेशन में नहीं रख सकती है। ये बेसिकली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फार्मर्स अक्सर लोन ले लेते हैं फिर नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो उनके लैंड को ले लेगी, ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो एसेट प्लेज है उसको या तो सेल कर ले, सेल बेच दे, या तो उसको लीज पर देने की आजादी किसके पास है, बैंक के पास हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सार्फेसी एक्ट के मेन फीचर्स हैं। ठीक है, इसने भी काफी मदद करी। ठीक है, इसने भी जो है वो काफी आगे मदद करी एनपीएस को जो है वो कम करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, इसमें जो पूरे में एक दिक्कत है वो ये है डिलेस की। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, कोई टाइम नहीं फिक्स है कि इतने ही दिन में नीलामी कर देनी, इतनी ही दिनों में पैसा वापस आ जाना है, या नोटिस भी दिया जाएगा तो वो कितने कितने टाइम पीरियड पे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता था, थोड़ा लंबा जो है वो खिंच जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज था। आगे चलें, नेक्स्ट ये है स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था एक्चुअली में क्या करने का, एनपीएस को कम करने का। कब आया था, तो 2015 में आया था ये, 2015 में, एसडीआर, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब देखो इसमें क्या होता था, ये भी कंपनीज के लिए ही था। ठीक है, ये भी कंपनीज के लिए ही ज्यादातर आया था, बिजनेस के लिए आपका आया था। इसमें क्या था, मान लीजिए कंपनी ने लोन ले रखा है, 20 लाख रुपए का लोन है उसके पास, अब वो नहीं चुका पा रही है, तो बैंक क्या करेगी, इस 20 लाख रुपयों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी उसी कंपनी के। ठीक है, कहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो 20 लाख आपने जो लोन ले रखा है, क्रेडिट ले रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, यानी कि ओनरशिप दे रहे हैं। और इक्विटी शेयर्स कितने के होंगे, जाहिर से 20 लाख रुपए के ही होंगे, तो उतनी ओनरशिप बैंक के पास हो जाएगी, यानी कि बैंक अब ओनर बन जाएगा उस कंपनी का। और बैंक क्या कहेगा, या तो उसको अपने पास रखेगा, या तो बैंक उस कंपनी को किसी नए ओनर्स को जो है वो सेल कर देगा, कहेगा कि इनसे कंपनी नहीं समझ पा रही है, तो आप जो है दूसरी ओनर्स को जो है वो बेच दो, और अब नए ओनर्स जो है उस कंपनी को चलाएंगे और लोन जो है वो चुकाएंगे। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना और फिर नए ओनर्स को बेच देना। क्लियर हुआ, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलो, अब ये है इंपॉर्टेंट, ये है आखिरी और अब तक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 में आया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब इसका मेन काम क्या था, एनपीएस को कम करना, वो भी किसमें, एक फास्टर, यानी कि टाइम बाउंड। इसने क्या कर दिया था, टाइम पीरियड दे दिया था कि इतने ही टाइम में आपको क्या करना है, एनपीएस को कम करने की जो है वो कोशिश। अब जैसे मैंने बताया था कि शुरू में 3 एसेट जो बनाए गए हैं, कि 3 टाइप के एसेट्स होंगे आपके, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, की 90 डेज में नहीं हुआ तुरंत सब स्टैंडर्ड में डालो, 1 साल तक नहीं हुआ तुरंत डाउटफुल में डालो, और फिर तुरंत उसको जो है, अगर आपको लगता है पैसा नहीं आ पाएगा तो उसको तुरंत लॉस एसेट्स में जो है वो डाल दो। टाइम बिल्कुल जो है वो वेस्ट नहीं करना है। तो यही जो है आपका आईबीसी के अंदर भी जो है वो आपका लाया गया था। क्यों, कि हमें टाउन बाउंड प्रोसेस जो है वो कर दिया था कि बैंक से पास इतना ही टाइम है अपने एनपीएस को
कम करने का। और पूरा प्रोसेस जो है यानी कि एनपीए हुआ, सब स्टैंडर्ड हुआ, फिर आपको लॉस हो गया, फिर आपने लॉस असेट्स में डाल भी दिया, उस लॉस असेट्स के 180 दिन के अंदर अंदर आपको उस असेट को जो प्लेज किया गया है उसको बेच भी देना है, सारा का सारा पैसा रिकवर भी कर लेना है। तो यहाँ पर 180 डेज का जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है वो बाउंड कर दिया गया है। ठीक है, कि अगर पैसा नहीं चुका पा रहा है आपका लोन होल्डर बोरोवर और इंसॉल्वेंसी हो गई, उसको वो अपने आप को इंसॉल्वेंट उसने घोषित कर दिया और इंसॉल्वेंसी भी अब नहीं हो पा रही है सॉल्व, तो जो असेट होंगे वो सबको बेच के पैसा जो है वो रिकवर कर दिया जाएगा और क्रेडिटर्स जो भी है उनको पे ऑफ कर दिया जाए। जैसे कंपनी नहीं होती, कंपनी अगर मान लीजिए बैंकरप्ट हो गई तो 180 दिन के अंदर अंदर सारी कंपनी बिक गई, सारे के सारे एसेट्स जो है वो बेच करके क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिए गए। तो ये क्या था आपका आईबीसी के अंदर जो है वो आपका लाया गया है। ठीक है, तो ये क्या था आपका मेन था एनपीएस। तो ये क्रोनोलॉजी भी आ चुकी है एक पर्टिकुलर के, आपके वो भी पूछ सकते हैं, फीचर्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनपीएस क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 कौन कौन से टाइप के होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, उनका भी टाइम पीरियड क्या क्या है कि सब स्टैंडर्ड में कब जाएंगे, डाउटफुल में कब जाएगा, लॉस असेट्स में कब जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं जरूरी है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये क्या था आपका, यहाँ पर एनपीएस का टॉपिक खत्म होता है। समझ आया एनपीएस का पूरा टॉपिक? अब लास्ट टॉपिक आज का हम आ जाते हैं जल्दी से, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, 2 ही चीजें हैं इसमें, जल्दी से इसको पढ़ के खत्म करते हैं। चल, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर फिर हम नेक्स्ट से डाल देंगे तो बहुत छोटी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं इसको और फिर एक यूनिट भी खत्म हो जाएगी हमारी, तो हम भी थोड़ा टेंशन फ्री जो है वो हो जाएंगे। चलो, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल समावेशी, समावेशी शिक्षा होती है ना, जैसे यानी कि आपका जो कंट्री है या पूरा वर्ल्ड, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, वहां जितने भी टाइप के लोग हैं जहां भी रहते हैं उन सब के पास फाइनेंशियल सर्विसेज बराबर मात्रा में पहुंचनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है इंडिया में ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं। तो इंडिया के जो अर्बन एरिया वहां के लोगों के पास तो सब आ गया है, बैंक्स भी हैं, यूपीआई भी है, एटीएम मशीन्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो अभी भी हमारा रूरल एरिया है, जो हमारे रूरल सेक्टर है, वहां पर अभी भी बेसिक बैंक फैसिलिटीज भी जो है वो आपकी नहीं आई है। वहां के लोगों को एटीएम इस्तेमाल करना भी जो है वो अब तक नहीं आया। तो यूपीआई तो बहुत दूर की बात है कि वो यूपीआई तक जो है वो कब तक पहुंच पाएंगे। तो यही जो आपकी कंडीशन है, इसको कम करने के लिए और समावेशी जो है इसे कहते हैं ना कदम उठाने के लिए, जैसे कि हर एक जो आपका सेक्टर है उस तक फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज जो है वो पहुंच पाए, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल टाइमली एंड एडिकेट क्रेडिट फैसिलिटीज व्हेन बाय वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, जो आपके वल्नरेबल ग्रुप यानी कि जो वीकर ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि कोई वीकर सेक्शन के, जैसे कि लोअर कास्ट के लोग हैं आपके, या लो इनकम ग्रुप हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, उनको भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे क्या मिल पाए, सारी की सारी बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल पाए। यही क्या है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और हमेशा बैंक्स अब तो काफी हद तक बैंक, अब तो जो इंडिया है वो काफी हद तक, आरबीआई है वो काफी हद तक इस तरफ जो है वो लगातार काम जो है वो कर ही रही है। ठीक है, चलो, अब कौन कौन सी इनिशिएटिव आए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडिया में, तो हम 2 ही पढ़ेंगे, 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी सबसे पहला जो आपकी आई थी वो है आपकी खान कमेटी। अब देखो, खान कमेटी जो थी आपकी, वो सबसे पहले जो है वो ये लेकर के आई थी कि हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो लोगों को देनी है। और एक ऐसा, जैसे कि जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, अब अगर वो बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो अगर कोई आम लोग जाएं तो सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो जोड़ देते हैं कि पहले किसी गारंटर को लेकर के आओ, इसका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ हो, यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इतने साइन लगेंगे, इतनी फोटो लगेंगी, इतना अमाउंट पैसा मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना आए और हर पर्सन जो है वो बहुत आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के अपना अकाउंट जो है वो बैंक में ओपन कर पाए, इसके लिए आपकी खान कमेटी जो है वो लाई थी। ठीक है, तो बिना किसी फ्रिल्स के या बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स के
कोई भी पर्सन अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर पाए। ये क्या था, मेजर रिकमेंडेशन था खान कमेटी का। ठीक है, एक बार ये देखना है कि खान कमेटी कौन से ईयर में आई थी। ठीक है, ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो एक बार इसका ईयर जो है वो सर्च कर लेना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कौन सी है आपकी, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबको इसके बारे में पता है, 2014 में जो है वो आपकी आई थी। ये वन ऑफ द मेजर, जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिव, वन ऑफ द मेजर स्कीम्स जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आई है अभी तक इंडिया में, उसमें सबसे बड़ा जो कदम था वो आपका यही था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अब इसमें क्या था, नेशनल मिशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत इसको ही जो है वो क्या कहा गया था आपको, इसी को जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कहा गया था, जहां पर कहा गया था कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बिना किसी मिनिमम अमाउंट की जो है क्या दिया जाए, उनके बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किए जाए। ठीक है, कई लोगों ने इसके अंतर्गत अपने जो है वो अपने बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कराए गए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एडल्ट है इसके पास अकाउंट नहीं है, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, उसको इस स्कीम के अंतर्गत कवर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और उसके बैंक अकाउंट भी ओपन करे जाएंगे। अब इसमें जो है जीरो बैलेंस, यानी कि बिना किसी बैलेंस, कोई पैसा नहीं है आपके पास रखने के लिए, फिर भी आपको जीरो बैलेंस भी आप जो है वो रख करके अपने अकाउंट जो है वो चला सकते हो। नहीं तो नॉर्मल बैंक में जाओ, पब्लिक बैंक में तो क्या होता है कि जैसे ही एक मिनिमम अमाउंट कम होता है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो ऐसे अकाउंट्स में जो है वो आपकी नहीं आती है। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी सबको दी गई है, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको जो है वो दी गई है। ठीक है, 10,000 तक का आप ओवरड्राफ्ट पैसा कभी भी जो है वो आपका ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने अपना आधार जो है वो लिंक करा रखा है, तो आपने अपने जैसे ही आपने अपने बैंक अकाउंट से अपने आधार को लिंक कराया, आप तो सभी के लिए कंपलसरी हो गया है वो, तो आपको 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको पता है यहाँ क्या होता है ना, अमीन ने पढ़ रखा है, तो 11th-12th से पढ़ते चले आ रहे हैं ओवरड्राफ्ट मिलना। ठीक है, तो ये भी फैसिलिटी आपके जनधन योजना बैंक अकाउंट्स को दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, रुपए का जो है वो डेबिट कार्ड दिया गया है सबको। इस हर कोई क्या हर किसी के पास क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड जो है वो होना चाहिए। और पर्सनल एक्सीडेंट के लिए इन 2 लाख रुपए का क्या मिलेगा आपको, पर्सनल एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कवर जो है वो 2 लाख का, अगर किसी पर्सन की जो है वो डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, परमानेंटली या तो वो डिसेबल हो गया उस एक्सीडेंट से, या तो उसकी उस एक्सीडेंट से डेथ हो गई, फिर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर का पैसा आपको मिल जाएगा क्लेम का। और अगर आपको परमानेंट पार्शियल यानी कि पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, थोड़ी डिसेबिलिटी हो गई है, तो आपको और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो 1 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं जनधन योजना के, 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जीरो बैलेंस, इंश्योरेंस कवर 2 लाख का और 1 लाख रुपए तक का। तो इसीलिए क्या है, आपके बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अपने ये अकाउंट्स हैं वो ओपन करवाए थे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या था आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जो है वो सा काम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स है आपके इंश्योरेंस के हों, आपके बेस्ड नॉर्म्स हों, चाहे आपके एनपीएस हों, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, रिस्क हो, सब हम लोगों ने जो है वो आज कवर कर लिए हैं। आई होप सबको एक एक टॉपिक जो इतना भी था वो समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप, ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।